जहां एक तरफ पाकिस्तान कंगाली में जी रहा है, पाकिस्तान की सेना बेदम हो चुकी है, उनके पास गोला बारूद नहीं है, वहीं दूसरी तरफ भारत लगातार एक्शन के मोड में है और अपनी ताकत में लगातार इजाफा भी कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज वायुसेना प्रमुख के साथ बैठक की। इससे ठीक एक दिन पहले उन्होंने नेवी चीफ के साथ मुलाकात की। दिल्ली में लगातार बैठकों का जो दौर है वो जारी है। रक्षा डील्स की भी मंजूरी दी जा रही है। रूस से भारत को एयर डिफेंस मिसाइलें मिली हैं, अमेरिका से नेवी के उपकरण मिलने वाले हैं, फ्रांस से राफेल मरीन की बड़ी डील भारत ने की है। दूसरी तरफ रूस से नई मिसाइल प्रणाली मिलेगी। एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की तैयारियां पूरी तरीके से हो चुकी हैं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि भारत की हालिया डील्स के बारे में। पहले बात रूस के साथ 250 करोड़ के एयर डिफेंस मिसाइलों की। तो रूस से भारतीय एयरफोर्स को एक बड़ी ताकत मिली है। हिंद की ताकत मजबूत सैन्य शक्ति के रूप में उभरकर सामने आई है। रूस से 250 करोड़ की डील हुई है। 250 करोड़ के एयर डिफेंस मिसाइल मिले हैं। आईजीएलएएस से एयरफोर्स की जो क्षमता है वो कई गुना बढ़ी है। दुश्मन के जेट ड्रोन गिराने में ये मिसाइलें जो हैं वो सक्षम है। इग्ला एसएनटी एयरक्राफ्ट मिसाइल पूरी तरीके से अचूक है, जिसका निशाना कभी चूकता ही नहीं। 48 नए लॉन्चर मिले हैं। 90 नए मिसाइलों की खरीद हुई है। लेजर बीम राउंडिंग जो सिस्टम है वो जल्द जो है वो आएगा। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर समझिए कि क्या कुछ भारत के पास है। तो अगर हम बात करें, यूएस से 131 मिलियन डॉलर की डील हुई है। सी विजन सॉफ्टवेयर और रिमोट सॉफ्टवेयर सपोर्ट जो है वो हमें मिलेगा। एनालिटिक और लॉजिस्टिक सपोर्ट से भी सी विजन डॉक्यूमेंट जो है वो हमें मजबूर मिलेगा। फ्रांस से राफेल मरीन की जो डील हुई है उसके बारे में समझना जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। राफेल मरीन विमान के ऐतिहासिक समझौते पर मुहर मिली है। फ्रांस के साथ अब तक की सबसे बड़ी ये डिफेंस डील हुई है। फ्रांस से 26 राफेल विमान भारत जो है वो खरीद रहा है। दोनों देशों के बीच में 63,000 करोड़ रुपए की ये डील हुई है। और इस राफेल की खास बात यह है कि इसको टेक ऑफ या फिर लैंड करने के लिए बेहद कम स्पेस की जरूरत होती है। तो यह भारत की सैन्य ताकत, और दूसरी तरफ हमने आपको पाकिस्तान की जो सैन्य ताकत थी वो बताई। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल जेके सिंह जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। और हमारे साथ जमीर अली देहतो साहब हैं, रक्षा पत्रकार हैं पाकिस्तान के। आप तीनों खास मेहमानों का बेहद स्वागत है। लेकिन सबसे पहला सवाल जमीर जी आपसे होगा। सवाल इसलिए भी जरूरी होगा क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार धमकियां दी जा रही हैं। आपके रक्षा मंत्री कभी एटॉमिक बम का जिक्र करते हैं, तो आपके जो राजदूत इस समय रशिया के एक चैनल को इंटरव्यू में भी उन्होंने एटॉमिक बम की बात की। बिलावल भुट्टो की बात करें तो वो खून की नदियां बहाने की बात करते हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि जो हथियार हैं पाकिस्तान के पास वो महज 96 घंटे तक भारत के सामने टिक पाने के लिए हैं, यानी कुल मिलाकर कहें तो 4 दिन। जमीर जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम दोस्तों को सलाम। खास तौर पे त्यागी जी मेरे बड़े भाई भी हैं, बड़े अच्छे दोस्त भी हैं मेरे। देखें, इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, मैं बड़ी माजरत के साथ, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम इसको बड़ा खुलकर डिबेट करें ताकि हमारे सुनने वालों को भी कुछ इसका फायदा भी हो, और उसके साथ साथ इस सारे मामले को हम सही तरीके से जरा समझ भी सके ना। देखिए, बुनियादी तौर पे जिस तरह की इस वक्त हालात हैं पाकिस्तान के और भारत के, मैं बड़ी माजरत के साथ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि दोनों देशों के जो हुक्मरान हैं उनको इस बात की समझ है कि इस दौरान में जंग होने के इम्कानात नहीं है। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ बयानात की हद तक अपनी अपनी नेशन को मुतमईन करने के लिए, या फिर जैसे अगर हम देखते हैं तो जिस दिन से ये पहलगाम वाकया हुआ है उसके बाद जो फॉरेन अफेयर्स का जो मिनिस्टर है वो दुनिया के मुख्तलिफ देशों से बातचीत कर रहा है। इस तरह से आपकी जानब से भी जो अपनी डिप्लोमेसी है उसको बड़ा तेज किया गया है। तो इसमें सारी चीजों में जो मुझे बज़ाहिर नजर आ रहा है वो यही है कि एहतियाती तदाबीर के तौर पे पाकिस्तान की जानब से जंगी एक्सरसाइजेज भी शुरू की गई हैं। पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है उसने सरहदी इलाकों का दौरा भी किया। और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान ना सिर्फ भारत के साथ जो हमारी सरहदें मिलती है वहां पर सिक्योरिटी अपनी सख्त कर रहा है, बल्कि हमने
बांग्लादेश से मिलने वाली अपनी जो सिक्योरिटी है उसको भी बड़ा सख्त किया हुआ है, ताकि ऐसा ना हो कि हम जब भारत की तरफ लगे हों तो पीछे से कोई और इशू क्रिएट हो जाए। तो लिहाजा इस वक्त मुझे नहीं, ऐसा लेकिन लगता है कि दोनों बांग्लादेश से देश क्यों? बांग्लादेश तो जमीर भाई आपकी गोद में आके बैठ गया है, क्या भरोसा नहीं है क्या बांग्लादेश पर आपको? देखिए, बांग्लादेश पर हमें बिल्कुल भरोसा है, और मेरा ख्याल है कि पिछले दिनों जो डेवलपमेंट्स हुई थी बांग्लादेश के साथ, खासतौर पे सिक्योरिटी के मामलात में, तो बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ बड़ी हद तक कोऑपरेट भी कर रहे हैं और सारी चीजें भी कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो असल बात है वो यही है कि इसमें किसी न किसी तरह से कोई गारंटर डाल के कोई ना कोई आलमी देश बीच में आएगा। जैसे खासतौर पे सऊदी अरब है, सऊदी अरब पाकिस्तान का सबसे करीबी दोस्त है, लेकिन हिंदुस्तान में उसने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, और मेरा नहीं ख्याल कि मोदी जी सऊदी अरब जैसे मुल्क को इनकार करेंगे। इस तरह से सऊदी अरब के साथ साथ हिंदुस्तान का सबसे करीबी करीबी दोस्त रहा है, मुस्लिम देश है ईरान, वो भी इसमें कर रहा है, और ईरान का वजीर खारजा मेरा ख्याल है कुछ दिनों में पाकिस्तान का दौरा भी करने वाले हैं। तो मैं असल बात की तरफ आ रहा था कि असल सूरत हाल ये कि हमें ऐसा लगता है कि जंग की तरफ तो जाएंगे नहीं, लेकिन एक्सरसाइजेज और इसकी हद तक ये मामला तो जरूर रहेंगे, या फिर बॉर्डर पे जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे, खासतौर पे जो कश्मीर घाटी वाला इलाका है, वहां पे कुछ फायर आपकी तरफ से आते हैं, कुछ हमारी तरफ से आते नहीं, हैं। शुरुआत तो आपकी ये तरफ से होती है सूरत जमीर भाई। 22 तारीख के बाद अभी तक यानी 10वें दिन तक सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। देखिए, मैंने क्योंकि बड़ी अरसे तक डिफेंस की रिपोर्टिंग की है, तो मैं इन तमाम इलाकों से बड़े बखूबी वाकिफ हूँ। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जानिब से जाहिर है कि वहां पर कोई सबूत तो किसी को देता नहीं है। जब हिंदुस्तान कहता है तो वो कहता है कि जी पाकिस्तान की जानिब से सीज फायर की वायलेशन होती है। जब पाकिस्तान गवर्नमेंट का मौकफ आता है तो पाकिस्तान गवर्नमेंट का कहना होता है कि जी भारत की जानिब से जिसको हम बिला इख्तियार फायरिंग कहते हैं वो हुई है। लेकिन मेरा ख्याल है कि सरहद के जो इलाके हैं वहां पर इस तरह का तनाव हमेशा से रहता है, कभी आपकी तरफ से कभी हमारी तरफ से। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में मुझे बजाहिर जंग के कोई आसार नजर आ नहीं रहे। लेकिन जमीर लेकिन साहब, फिर आपने अभी अल्लाह भी ने मुख्य सवाल का जवाब नहीं दिया। आपके पास वाकई गोला बारूद है या सब यूक्रेन को बेच दिया, या 96 घंटे भी टिक पाएंगे कि नहीं, उस पर भी सवाल उठ रहा है। आप तो रक्षा एक पत्रकार के तौर पर आपने लंबे समय तक रिपोर्टिंग की, जरा बताइए कि है कि नहीं है। देखिए, इसके हवाले से पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजी है उसमें सबसे जो मेन जो हमारा फोकस है वो यकीनी तौर पे एटॉमिक हथियार है। उसमें हमारे पास बहुत सारे मिसाइल्स ऐसे हैं जो कि एटॉमिक वारहेड अरे ले जाने जमीर की साहब, पूरी सलाहियत एटॉमिक आप रखते। मिसाइल की बात कर रहे हैं, एटॉमिक हथियार की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास भी तो डिफेंस सिस्टम है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप एटम वहां से चला देंगे अपने रॉकेट से, वो सीधे आगे भारत में गिर जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना। डिफेंस प्रणाली तो हमारे पास भी देखिए, है। मैं इसका आपको जवाब देता हूं कि आपने जो हथियारों का हिसाब लगाकर बताया कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के पास जो मुवाजना है, तो हिंदुस्तान के पास कितने हैं और पाकिस्तान के पास कितने हैं। देखिए, आपने लिखा है कि 96 घंटे तक पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ लड़ सकता है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि खुदा न ख्वास्ता अगर ये जंग होती है तो जितनी मुझे मालूमात है एटॉमिक वॉर हेड्स की या उन मैं हथियारों की, एटॉमिक वॉर पे तो नहीं मेरा जा ख्याल रहा है हूं। कि एटॉमिक वॉर, देखिए, ऐसा नहीं है कि रूस के पास एटम बम नहीं है। रूस चाहता तो यूक्रेन को खत्म कर सकता था, लेकिन एटम बम का इस्तेमाल अमूनन मुल्क नहीं करते। अब आप मुझे सीधा ये बताइए कि अगर एटॉमिक वॉर नहीं होती तो क्या 96 घंटे तक भी आपके पास वो गोला बारूद हथियार हैं कि आप टिक पाएंगे? देखिए, हमारे पास उस तरह से तो हथियार यकीनी तौर पे इतने हैं कि हम आपके साथ जो आप हल्की फुल्की वार कहते हैं तो वो तो काफी समय तक लड़ सकते हैं। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि जो पाकिस्तान गवर्नमेंट या उनके जो मिनिस्टर्स हैं, ये कोई पॉलिसी बयान नहीं है, मेरी सिर्फ राय है। तो ये जंग खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंग हुई कभी, तो ये सीधी सीधी एटॉमिक वार में तब्दील हो जाएगी। ये रूस और यूक्रेन वाला मामला यहाँ पे होगा नहीं। लेकिन अल्लाह मतलब ना आप करे इस कि बात को इस तरफ मानते हैं जाए। कि आपके पास हथियार नहीं है, आपके पास एकमात्र हथियार एटम बम है जिसका आप इस्तेमाल करने की बार बार बात कर रहे हैं खुले मन से ना नहीं, मैं जमीर ये नहीं साहब? कह रहा हूँ कि हमारे पास हथियार नहीं। मैं कह रहा हूँ हमारे पास जो आपके साथ स्मूथ जंग लड़ने के लिए, तो बड़े समय तक जंग लड़ने के लिए हथियार मौजूद है। लेकिन मैं कहता हूँ अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान खुदा न खास्ता कभी जंग हुई तो ये सीधी सीधी एटॉमिक वार होगी। इसमें लंबे समय तक वाली जंग नहीं होगी जिसको आप कहें कि सालों साल हम नहीं, आपके ऊपर सालों हमले साल करते आपके रहेंगे, पास आप तो हमारे। गोला बारूद ही नहीं है 96 घंटे से ज्यादा, तो सालों साल कैसे होगी? नहीं नहीं,
पाकिस्तान के पास जो हथियारों का मामला है मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा है, क्योंकि भारत ने ज्यादा जो फोकस किया है वो अपनी अपनी मुआशी ताकत को बेहतर बनाने के लिए किया है। मैं ये आपको बतौर पाकिस्तानी नहीं कह रहा, मैं आपको बतौर जर्नलिस्ट कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो सारी इन्वेस्टमेंट है वो हथियारों के ऊपर ही है। तो पाकिस्तान के पास जो हमारी वार कैंट फैक्ट्री है या दीगर जो फैक्ट्रीज है, यहाँ पर एक अरसे से हम हथियार बनते हुए देख रहे हैं और हथियार बनते हुए सुन रहे हैं। मैं क्योंकि कई बार उस एटॉमिक फैक्ट्रीज का दौरा कर चुका आपने हूं, तो चूंकि मुझे लगता है कि पीओएफ की बात की, जो पाकिस्तान की हथियार बनाने वाली फैक्ट्री है, लेकिन सुनने में यह भी आया है कि उसकी जो हालत है वो खस्ता है, अत्याधुनिक हथियार नहीं बना पा रही है। नहीं 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 नहीं, ये इस तरह की नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास से पाकिस्तान ने कुछ भी किया है, लेकिन जो एक बात जुल्फकार अली भुट्टो ने की थी कि हम 1000 साल तक लड़ेंगे, बेशक हमें घास खाना पड़े, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उस नहीं, पर अमल घास भी भी किया है, तभी क्योंकि उगेगी हमारे जब पास पानी मिलेगा। पानी है नहीं। हमारे पास दो साथ खास मेहमान और हैं, टीपी त्यागी जी भी हैं, जेके सिंह जी भी हैं, मैं उनके पास भी आऊंगा। जेपी सिंह जी, सबसे पहले जेके सिंह जी मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने एक लंबे समय से जमीर जी को सुना, मैंने उनको लंबा समय इसलिए दिया ताकि वो अपनी पूरी बातों को रख सकें। अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास हथियार है, लेकिन ये बार बार एटम बॉम्ब पर आ रहे हैं। इसके मायने ये है कि लंबे समय तक युद्ध लड़ने के लिए इनके पास हथियार जो हैं वो अब नहीं बचे, इसलिए बात एटम बम की आ रही है। और अगर जिस एटम बम की ये बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन की बात कर रहे हैं, तो उसका काट हमारे पास क्या है? जेके सिंह जी। सबसे पहले तो मैं जमीर अली साहब ने जो बताया है उसे मैंने ध्यान से सुना। दो चीजें बहुत खास हैं। सबसे पहले ये कि जो हथियार की सप्लाई होती है, गोला बारूद होता है, उसके लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का चलता हुआ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ एक रिजर्व्स होते हैं, रिजर्व्स के बाद भी हमें जरूरतें होती हैं। और जहां तक मेरी जानकारी है, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, आयुध निर्माण की व्यवस्था है अभी पाकिस्तान में, वो ब्रिटिश जमाने के मॉडल पे खड़ी की गई और आज काफी हद तक जंग खा रही है। तकनीकें पुरानी है, संसाधन और कच्चे माल की सप्लाई ठप है, और वहां पर न बारूद है, न मशीनों को चलाने के लिए बिजलियां, न फंड है, न क्षमता। और पुरानी बंदूकों को नए रंग में डालकर नया किया जा सकता है, पर जो फैक्ट है वो यह है कि अभी मैंने यही सवाल, जेके सिंह जी, मैंने यही सवाल कि पाक ऑर्डिनेंस जो फैक्ट्री है वो उसकी जो क्षमता है वो अत्याधुनिक हथियार बनाने की नहीं है। मैंने जमीर भाई से यही सवाल पूछा, जिसका उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। उन्होंने उस बात का भी गोलमोल जवाब दिया कि आपके पास 96 घंटे तक का भी जो गोला बारूद है वो नहीं है। वो सारी चीजें समझ रहे हैं, वो सारी चीजें समझ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में मैं इस बात को समझता हूं कि वहां पर मीडिया को कितनी आजादी है, मैं इस बात को समझ रहा हूं। जेके सिंह जी, अपनी बात आप पूरी करिएगा। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि सप्लाई चेन जो है, सप्लाई चेन तभी शुरू होता है जब कहीं से सप्लाई होती है। इस केस में सप्लाई का स्टार्ट पॉइंट ही बंद है, वहां पर अब एमिनिशन डिपो में चुप्पी है। दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूं कि जो मौजूदा हथियार की उपलब्धता थी, जाहिर है कारण बहुत सारे रहे हैं, पर पाकिस्तान कई बार नए लोन लिया है और पुराने लोन को चुकता किया है। दो जो इजराइल और अभी अभी यूक्रेन में जो आर्म्स और जो हथियार, गोले, ये सब चीजें जो सप्लाई हुई हैं, जिसके कारण उन लोगों को काफी पैसे भी मिले हैं, तो उसके कारण एक परेशानी डेफिनेटली हुई है, क्योंकि उनका स्टॉक काफी कम हो गया है। ये दो चीजें हैं जो बहुत ही क्लियर तौर पे जमीर जी से ले लेते हैं। जमीर जी, स्पष्ट बताइएगा, आप लोगों ने हथियार यूक्रेन को बेचे या नहीं बेचे? देखिए, यूक्रेन को तो हमने हथियार नहीं बेचे। उसकी बुनियादी वजह यही है कि यूक्रेन वाले टाइम पे पाकिस्तान के जो ज्यादा करीब था वो रूस था, क्योंकि हमारी एक स्ट्रेटेजिक। तो आपने हथियार किसको बेचे? रूस को बेचे, यूक्रेन को बेचे, या ब्रिटेन को बेचे? बेचे तो आपने हैं, किसको बेचे ये बताइए। नहीं, ये हथियार हमारे पास एक हमेशा से एक्सपो लगती रहती है एक कराची में, तो उसमें हमारी जितनी भी डील्स होती हैं वो तो ओपन होती है। लेकिन जो मैं आपको जवाब देना चाह रहा था कि जिस जमाने में यूक्रेन और
रूस की जंग लगी थी, उस जमाने में हमारे जो ज्यादा करीबी ताल्लुकात बन गए थे वो बन गए हैं अब रूस के साथ, क्योंकि रूस के साथ हमारा एक समय तक जंग रही है। हम अमेरिका के खाते में रहे और अमेरिका के साथ अरे मिलकर ये तो सीधा सीधा क्यों अफगानिस्तान। नहीं बोलते कि रूस के खिलाफ आपने आतंकवादियों को पैदा किया? आप सीधे बोलिए ना, जंग क्या होती है? आपने कौन सी जंग लड़ ली रूस के खिलाफ भाई साहब? 70 का दशक याद करिए, आपने कोई जंग लड़ी क्या रूस के सामने? सीधा सीधा कोई जंग लड़ी? हमने आपने क्या किया? आपने अमेरिका के लिए आतंकवादी बनाए, आपने ब्रिटेन के लिए आतंकवादी बनाए, सोवियत संघ अपने पैर फैला रहा था, उन्हें आतंकवादी चाहिए थे, आपने बना के दिए, दिए ना, इनकार नहीं करिएगा ना। हमने हमने बेस में कोई शक नहीं कि हमने अफगान वार में जो काम किया था उसमें यकीनी तौर पे अफगानिस्तान में जो जिहादी थे उनको पाकिस्तान सपोर्ट करता था अमेरिका की मदद से, इसमें कोई शक नहीं। तो मैं आपको ये जवाब दे रहा था बिल्कुल हकायक पर मबनी के उस जमाने में जब यूक्रेन के साथ रूस का मसला हुआ था तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने दौरा किया था रूस का, जिस पर उसको पाकिस्तान में भी तनकीद हुई थी और बाकी चीजें हुई थी। उस वक्त वजीर आजम इमरान खान थे। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो हमारे ज्यादा करीबी ताल्लुकात हैं डिप्लोमेटिकली तौर पे वो रूस के साथ है, यूक्रेन का साथ नहीं है। और उसके उसके साथ मतलब साथ आपने जितनी रूस भी को हथियार बेचे, यूक्रेन को नहीं बेचे? मैं समझ नहीं पा रहा हूं, तस्वीर साफ करिए, गोल गोल मत बताइए। आपने हथियार किसको बेचे? नहीं नहीं, हमने हमने किसी को हथियार नहीं बेचे, लेकिन हमारे ज्यादा करीबी संबंध रूस के साथ हैं। तो मतलब मान लें रूस को हमने आपने हथियार बेचे, आपने यूक्रेन को नहीं बेचे, ऑन रिकॉर्ड माने इस बात को। आप इसका कोई भी मतलब ले लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हमारे रूस के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। अब अमेरिका से खराब हो गए। देखिए अमेरिका के साथ हमारे जो ताल्लुकात मतलब हैं अमेरिका ने वो फंड देना बंद किया तो अमेरिका से नाराजगी हो गई कि उसने फंड देना क्यों बंद किया? इसमें इसमें ये आप अपने तौर पे उसको ना ले, अरे लेकिन आप जो आप बोल अगर रहे हैं बात मैं तो सुने उसी से शब्द निकाल रहा हूं, उसी से सवाल पूछ रहा हूं ना भाई साहब। मैं अपना थोड़ी ना कुछ कह रहा हूं, आप जो बोल रहे हैं बस मैं उसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं दर्शकों को, क्योंकि दर्शकों को गोल मोल देखिए, चीजें समझ में नहीं आती, उनको हर चीज बड़ी क्लियर समझ में आती है। मैं आपको बड़ा क्लियर और साफ जवाब दे रहा हूं कि अमेरिका के साथ हमारा एक अरसे तक बड़ा अच्छा रिलेशन रहा और वहां पर जो मतलब रहा, अब नहीं है? देखिए अब इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान का अमेरिका के साथ वो वाले संबंध नहीं है जो कि उस जमाने में होते थे जब अफगानिस्तान में अमेरिका का इंटरेस्ट था। यकीनी तौर पे जब अमेरिका अफगानिस्तान से गया था तो उसके इंटरेस्ट भी चेंज हो गए थे। तो इसमें तो कोई शक नहीं, हर देश के एक दूसरे के साथ अपने अपने इंटरेस्ट के तहत ताल्लुकात होते हैं और इसमें होना भी चाहिए। इसमें क्या खराब बात है? पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने भी अपने जरूरत के मुताबिक मुख्तलिफ देशों के साथ ताल्लुकात अच्छे किए, डे बाय डे बेहतर करता जा रहा है। तो इसमें तो मेरा नहीं ख्याल नहीं, मैं अब कर्नल टीपी त्यागी जी के पास जाऊंगा, पहले तो उनसे क्षमा भी मांगूंगा कि 20 मिनट की देरी के बाद उनके पास आया। कर्नल टीपी त्यागी जी, जमीर अली जी की बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। वो कहते हैं कि मेरे जो ताल्लुकात हैं वो रूस के साथ अच्छे हैं, खबर यह है कि इन्होंने यूक्रेन को हथियार बेचे, यानी जिसके साथ ताल्लुकात अच्छे होते हैं उसके अगेंस्ट ये दूसरी ऑपोजिशन पार्टी को हथियार बेचते हैं, या तो फिर ये दोनों को हथियार बेचते हैं। अब कहते हैं कि अमेरिका के साथ संबंध अच्छे नहीं है, हमारे रूस के साथ संबंध अच्छे हैं। कर्नल टीपी त्यागी जी, आप ही इस बात में थोड़ी साफगोई और क्लियरिटी लाइए। देखिए सर, जमीर साहब जो है बड़े अच्छे व्यक्ति हैं और आप इनने, ये हमारे मेहमान हैं और आप चैनल के ऊपर आप इन्हें अनकंफर्टेबल ना करें, ऐसे ऐसे प्रश्न ना पूछें जिनका उत्तर पूरी दुनिया को मालूम है और ये भी हम जानते हैं कि उनका उत्तर इन्हें भी मालूम है, पर ये नहीं दे सकते कारण पाकिस्तान के अंदर जर्नलिस्ट को वो स्वतंत्रता नहीं है जो हिंदुस्तान में है। वहां तो अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते हैं। पर कोई बात नहीं, मैं पाकिस्तान के लोगों की हृदय से तारीफ करता हूं एक बात के लिए। वो बात ये कि जब रशिया अफगानिस्तान में आया तो रशिया को बाहर भगाने के लिए इन्होंने अमेरिका की मदद ली। उसके बाद जब अमेरिका अफगानिस्तान में आया तो अमेरिका को बाहर भगाने के लिए अमेरिका की ही मदद ली। यानी कि अमेरिका से जो पैसा आता रहा अफगानिस्तान के लिए वो इनके यहाँ इस्तेमाल होता रहा और अमेरिका को बाहर भगाने के लिए अमेरिका की ही मदद ली। इनकी जो डीप एस्टेट है उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, क्योंकि अब चाइना को, जिसने वहां पे सीपीईसी में $62 बिलियन से ज्यादा अंदाजन शायद लग जाएगा, उसमें
भी ये चाइना को ये कह के जवाब दे देंगे कि जब आपका प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ तो हम आपको कुछ देने के लिए लायबल नहीं है, और प्रोजेक्ट पूरा होगा नहीं क्योंकि ग्वादर में, या यूं कहिए कि बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी उन्हें पूरा करने नहीं देगी। तो ये अगर आप देखें कि करो, इस्तेमाल करो, लोगों का फायदा उठाओ और उसके बाद में कोई ना कोई बहाना करके निकल जाओ, ये तो हो गई इनकी डीप स्टेट की। जी। अब दूसरी बात, आपने शुरू किया था अपना डिस्कशन कि आप इतनी सीज फायर का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं। ये जो सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं इसलिए नहीं कर रहे ये कि हम हिंदुस्तान के साथ लड़ाई लड़ना चाहते हैं। अगर इसलिए कर रहे होते तो इनके हुक्मरान और इनकी आर्मी ये क्यों कह रही होती कि भाई किसी तरह से इस युद्ध को रोक लो, किसी तरह से हमें हिंदुस्तान से बचाओ। तो ये हिंदुस्तान से लड़ने के लिए सीज फायर नहीं कर रहे, ये गीदड़ भभकी भी नहीं दे रहे, ये भी नहीं कह रहे कि भाई हम लड़ना चाहते हैं। तो ये कर क्यों रहे हैं? ये कर इसलिए रहे हैं कि इस समय जो पाकिस्तान की आर्मी है इतिहास में इतनी कमजोर कभी नहीं हुई जितनी आज की तारीख में, और पाकिस्तान की आर्मी की इज्जत इतनी कम कभी नहीं हुई जितनी आज है। ये भी जानते हैं हमारे जमीर साहब भी कि आज औरों को तो छोड़िए, जो 75% आवाम है वो भी जनरल मुनीर के और आर्मी के खिलाफ हो गई है, और वहां सिर्फ एक सवाल पूछा जा रहा है शाम तक, और सवाल जमीर साहब जानते होंगे, वो सवाल ये है कि पहलगाम के पीछे कौन, पहलगाम के पीछे कौन। और ज्यादातर लोग उंगली उठा रहे हैं जनरल मुनीर पे, लिहाजा ये तो जनरल मुनीर की आवाम के थ्रू हो गई। अब जो उनकी खुद की आर्मी है, उनकी खुद की आर्मी में जानकारी के मुताबिक करीब 5000 ऑफिसर्स और जवान ने रेजिग्नेशन दे दिया। अच्छा, रेजिग्नेशन दे दिया कोई बात नहीं, बहुत सारे उनमें से रेजिग्नेशन देके दूसरी सेफ मुस्लिम कंट्रीज में भाग गए। जी। नाउ दिस स्पीक्स वेरी लो ऑफ द आर्मी। और तीसरी बात, उनकी आर्मी के जो लेफ्टिनेंट, कैप्टन और मेजर जूनियर रैंक के ऑफिसर्स हैं, उन्होंने एक ओपन लेटर जनरल मुनीर को लिखा कि आप गद्दी छोड़ दीजिए, और ये सजेस्ट किया कि एक ग्रुप ऑफ जनरल को बनाया जाए जो पाकिस्तान की आर्मी को चलाए। तो ये पोजीशन उनकी हो गई खुद उनकी आर्मी में। अब उनके आसपास देखिए, जो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान में जो तुर्बत जगह है, अब एक और दूसरी जगह केताल है या क्या है, उन जगहों पे पाकिस्तान की आर्मी को भगा दिया गया, बाहर भगा निकाल दिया, बिल्कुल टोटली 100%। और खुद उनके जो फजलुर रहमान है वो ये कह चुके हैं कि भाई वहां पे आधे दर्जन से ज्यादा ऐसे जिले हैं बलूचिस्तान में जिनमें किसी भी रोज वो अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देंगे, और जब डिक्लेयर कर देंगे तब बोले 48 घंटे में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन उन्हें मान्यता दे देगा। अब ये पोजीशन उसकी हो गई कि बलूचिस्तान आर्मी क्या करे, उसकी जो उसकी ट्रेन थी, ट्रेन को हाईजैक कर लिया, बसों में फिदाई हमला कर दिया, और पाकिस्तान आर्मी देखती रही, कर भी क्या सकती थी। अब ये पोजीशन ही टीटीपी की है। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने वहां की जो चौकियां हैं उनपे इस तरह से हमला किया कि पुलिस वाले उन चौकियों को खुद ही छोड़ के भाग रहे। तो पूछ रहे, ये सच है, इट इज अनअलर्ट ट्रूथ। ये टीटीपी जमीर साहब इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं एक बड़ी खबर आ रही है उसका रुख करूंगा। जमीर साहब दिया कम से कम में दें। अब आप देखें, चलिए ओके। देखें, इसमें कोई शक नहीं कि बलूचिस्तान के काफ़ी ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर इंसर्जेंसी है और बड़ी खौफनाक किस्म की है। और पख्तूनख्वा में भी हमारे साथ जो प्रॉब्लम है वो इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वहाँ की जो टीटीपी है वो, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर लोग वहाँ के मकामी और दीगर चीज़ें हैं, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हैं। और वहाँ पर आए रोज़ पाकिस्तान आर्मी पे हमले भी होते हैं, और इसी तरह से बलूचिस्तान में भी जो फोर्सेज हैं उस पर हमले होते हैं। लेकिन मैंने आपको ये कहा है कि जो जिस तरह आपको मैंने पहले ही बताया था कि हमने जिस तरह से अपना कश्मीर का बॉर्डर सेव करने के लिए वहाँ पर
पर आर्मी डिप्लॉय की है। इसी तरह से हमने अपना ये जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है, चाहे वो बलूचिस्तान से मुल्का हो या फिर पख्तूनख्वा से हो, वहां पर सिक्योरिटी मजीद बढ़ा दी है। आप अगर देखें तो जब पहलगाम वाकया हुआ है उसके बाद वहां पर कम से कम 150 से 200 दहशतगर्द मारे गए, जो कि अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान की तरफ मूव हो रहे थे, जिनको जो सैटेलाइट इमेजेस थे उसके जरिए उनको कैप्चर किया और फिर उनको मार दिया गया। तो वहां पर पाकिस्तान मुखालफिन जो लोग हैं, जो क्योंकि वहां पे वो अवाम नहीं है, अगर अवाम होती तो उसको हम यकीनी तौर पे समझे कि वहां पे प्रॉब्लम है, लेकिन वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान मुखालफिन हैं और वो दुश्मन मुल्कों से फंडिंग और दीगर चीजों के बाद वहां पे फिर प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। तो ये यकीनी तौर पे ऐसा होता है और यही चीज हम आपको भी बताते हैं कि पाकिस्तान के हवाले से जो आपके पास छवि है वो मुकम्मल तौर पे दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान खुद सबसे ज्यादा विक्टिम है दहशतगर्दी का, और हम किसी सूरत भी नहीं। जमीर जी, आप अब आपके साथ दिक्कत ये है, आप पाकिस्तान के साथ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, पाकिस्तान के साथ, कि पाकिस्तान के लिए दो टेररिस्ट होते हैं, एक गुड टेररिस्ट होता है, एक बुरा टेररिस्ट होता है, यानी एक अच्छा आतंकवादी, एक बुरा आतंकवादी। अच्छा आतंकवादी आपकी नजर में वो होता है जो दूसरे मुल्कों में जाकर दहशतगर्दी फैलाता है, और बुरा आतंकवादी वो हो जाता है जो आपके मुल्क में दहशतगर्दी फैलाता है, जिसका अभी आप जिक्र कर रहे थे, तहरीक तालिबान का। तो ये अगर आप फिलॉसफी रखेंगे, जाहिर तौर पर अगर आप बबूल का पेड़ बोएंगे तो आम तो नहीं होगा ना जमीर भाई, होगा तो बबूल ही ना, कांटे ही होंगे ना, और कांटे हैं तो कांटे गड़ेंगे ही। ब्रदर, मैं आपको बता रहा था कि पाकिस्तान में जब हम उसमें से निकले थे अफगान वार में से, तो उसके बाद फिर ये था कि एक टीटीपी थी जिसका नाम टीटीपी पड़ गया, दूसरा अफगानिस्तान में थे और अफगानिस्तान में भी दो ग्रुप थे, एक हक्कानी ग्रुप था, एक कंधारी ग्रुप था। तो उसके बाद जब हमने देखा कि इसमें सारे के सारे वो लोग हैं जिनका सिर्फ एक ही मकसद है कि पैसे लो और बेगुनाह लोगों को मारो, तो आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने जब ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब शुरू किया था और उसके बाद फिर एक फैसला किया गया था जिसको हम नेशनल एक्शन प्लान जिसको हमने नेशनल एक्शन प्लान के तौर पे काम शुरू किया था, तो उसमें बिल्कुल क्लियर है कि हर वो बंदा जो कि स्टेट के अगेंस्ट हथियार उठाएगा और हर वो बंदा जो कि मुसल्लह जदोजहद पे बिलीव करता है वो टेररिस्ट है। और ये थ्योरी बिल्कुल क्लियरली पाकिस्तान से कई अरसा पहले खत्म। ठीक है, मैं अभी एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं, उस पर आपका रिएक्शन लूंगा। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सैटेलाइट तस्वीरों ने पाकिस्तान की पोल खोली है। पीओके में दिखा है लश्कर तैयबा का ट्रेनिंग कैंप। सैटेलाइट तस्वीरों में लश्कर के जो कैंप हैं वो देखे गए हैं। आतंकी कैंपों का पहलगाम हमले से संबंध हो सकता है और दुनिया के सामने पाकिस्तान जो है वो एक बार फिर बेनकाब हुआ है। अब इन तस्वीरों को देखिए, इन कैंपों को देखिए। ये कैंप बताए जा रहे हैं लश्कर तैयबा के, पीओके में है और ट्रेनिंग कैंप है, वो ये साफ इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। लश्कर के जो कैंप है वो नजर आ रहे हैं। इन आतंकी कैंपों का पहलगाम हमले से सीधा संबंध जो है वो हो सकता है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, आपको अलग अलग भी दिखा रहे हैं, जहां ट्रेनिंग एरिया है, जहां पर रेसिडेंट एरिया है, जहां पर मस्जिद है और जहां पर अलग अलग जो बिल्डिंगें हैं वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। और ट्रेनिंग कैंप कहां है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस जगह पर ये जो ट्रेनिंग कैंप है वो मौजूद है लश्कर तैयबा का। तो इसको समझिए, ट्रेनिंग ग्राउंड, टीआरजी ग्राउंड यानी ट्रेनिंग ग्राउंड, लिविंग एरिया ठीक उसके सामने है, उसके पास एक मस्जिद है और MIL जो है वो इस्टेब्लिशमेंट बिल्डिंग जो है वो ठीक दाहिनी तरफ है। तो इन तस्वीरों के माध्यम से समझिए, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। अब आपने तस्वीरें देखी होंगी, जमीर अली साहब, लश्कर तैयबा का जो ट्रेनिंग कैंप है उसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। लगातार कई सारी तस्वीरें हमने जारी की हैं जो ये बताती हैं कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वो आतंकवादियों को तैयार कर रहा है। उसके बाद में जेके सिंह जी आपके पास आऊंगा, पहले मैं तैयब भाई से जमीर भाई से एक रिएक्शन ले लूं।
देखिए, इस वक्त जो इमेजेस आपने दिखाए हैं स्क्रीन पे, ये सारे के सारे एरियाज के हवाले से आज पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ना सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया को बल्कि इंटरनेशनल मीडिया को भी यहाँ का दौरा करवाया था। देखिए, इस इलाके में दो चीजें हैं जिसको आप मिक्सअप करते हैं। अगर आप उससे बाहर आ जाएंगे तो उसके लिए आपको भी बड़ी आसानी हो जाएगी और हमें भी बड़ी आसानी हो जाएगी इस सारी चीजों को समझने के लिए भी और अपनी आवाम को समझाने के लिए भी। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम समझते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले सारे ही हमारे भाई हैं। हम हिंदुस्तानियों के खून को भी उतना ही मुकद्दस समझते हैं जितना पाकिस्तानियों के। प्रॉब्लम ये कि ये सारे वो एरियाज हैं जहां पर, इसमें कोई शक नहीं कि मदारस मौजूद है जहां पर बच्चे कुरान की तालीम हासिल करते हैं और दीगर चीजें उस तरह की जो मजहबी एक्टिविटीज होती है वो होती हैं। लेकिन इन तमाम एरियाज में किसी भी किस्म की कोई ट्रेनिंग कैंप मौजूद नहीं है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने एज ए जर्नलिस्ट ये सारे एरिया आपने कवर किए। टीपी त्यागी जी, देखिए सीधा सीधा यहां पर जो जमीर भाई हैं वो मुकरते हुए कि नहीं ये ट्रेनिंग कैंप्स नहीं है। टीपी त्यागी जी, देखिए, ट्रेनिंग कैंप के बारे में ये हमेशा ये कहते रहे कि नॉन स्टेट एक्टर से अगर वो नॉन स्टेट एक्टर्स हिंदुस्तान में आके एक्शन लेते हैं और यहाँ खून खराबा होता है तो इसका मतलब उन्हें कहीं ना कहीं ट्रेनिंग तो दी जाती होगी। हवा में तो ट्रेनिंग हो नहीं सकती, लिहाजा ट्रेनिंग कैंप तो है। और पहली बात तो ये तय हो गई कि ट्रेनिंग कैंप है, वरना तो नॉन स्टेट एक्टर होते ही नहीं। दूसरी बात, अब तो ये भी तय हो गया कि स्टेट एक्टर भी है, वरना तौवर राणा का, मेजर अली का, मेजर इकबाल का, हुसैन मूसा का, ये सलाउद्दीन का, इनके नाम आते ही नहीं। तो जी स्टेट एक्टर भी है और नॉन स्टेट एक्टर भी है। स्टेट एक्टर को मान लेते हैं कि वो आर्मी के अंतर्गत है, और नॉन स्टेट एक्टर अगर बगैर ट्रेनिंग के आ ही नहीं सकते हिंदुस्तान में, यानी ट्रेनिंग कैंप तो है। अब अगर ट्रेनिंग कैंप है तो मुझे नहीं है, तो मैं दो सवाल पूछता हूँ। जी क्या ये खबर पाकिस्तान से नहीं आई कि भागलपुर में जैश ए मोहम्मद का जो हेडक्वार्टर है उसे भारत के डर से खाली करा लिया गया? क्या ये खबर आपकी तरफ से नहीं आई कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो लॉन्च पैड है, उन लॉन्च पैड के ऊपर जो टेररिस्ट हैं उनको ये हिदायत दी गई कि आप नजदीक वाले पास वाले आर्मी कैंप में चले जाए, यानी कि सेफ हाउस में चले जाए? क्या ये खबर जमीर जी इसका जवाब दीजिए और दोनों आदमी को स्क्रीन पर लाया जाए, कर्नल टीपी त्यागी जी को और जमीर जी को। जमीर जी इसका जवाब दीजिए। जेके सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए। जेके सिंह जी मैं आपके पास आता हूं। उस समय कुछ पलों के लिए आप स्क्रीन से चले गए थे, मैं आपके पास आता हूं। जमीर जी से जवाब ले लो। साफ लफ्जों में जवाब दे रहा हूं त्यागी साहब के, वहां पर जिन चीजों को आपने कैंप्स के साथ जोड़ दिया था, बुनियादी तौर पे जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके करीब जो गांव थे उनको कहा गया था कि वो वहां से सेफ एरियाज में मूव कर जाएं, क्योंकि वहां पे खदशा था कि जो दोनों साइडों पे फायरिंग होगी उसके नतीजे में कोई सिविलियन कैजुअलिटीज ना हो। मैं कई बार वहां गया हूं जब हम ये करते होते थे कि जी सिविलियन कैजुअलिटीज हो गई हैं सीज फायर के दौरान, जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो फायरिंग होती थी उसके नतीजे में ये होता था कि वहां पर ज्यादातर जो सिविलियन आबादी थी वो उनका नुकसान होता था। दूसरी बात ये कि कश्मीर का ऐसा इलाका है जहां पर इस तरह की हालात नहीं है कि वहां पे अच्छे स्कूल और बाकी चीजें मौजूद हो, तो वहां पर मदारस मौजूद है जिनको आप दहशतगर्दी के कैंप्स कहते हैं। हम समझते हैं कि वो मदारस है। देखिए, वही मदरसे जो है ना वही ट्रेनिंग कैंप है, वही मेन गढ़ है, ये गढ़ है। जेके सिंह जी, इस वक्त जो लश्कर तैयबा है और उसके साथ साथ जो जैश ए मोहम्मद है उसके दोनों जो सरबराहान है वो दोनों जेल में, उनको कई कई साल की सजा हो चुकी केवल है। दिखाने के लिए 36 सालों की सजा जो है, 36 या 33 सालों की जो सजा है हाफिज सईद को, वो केवल दुनिया को दिखाने के लिए है। असल में वो तो कराची में रह रहा है 4 लेयर सिक्योरिटी में। आप मेरा एक जुमला सुन लें। देखिए, एक जमाना था जब पाकिस्तान में उसके लिए इतनी नरमी होती थी कि वो खुलकर एहतजाज करते थे, वो जलसे करते थे, जलसों से खिताब करते थे। इतना तो आप माने ना कि पाकिस्तान ने दिखावे के लिए ही सही, कम से कम उसको पाकिस्तानी अदालतों से 31 साल की सजा हो चुकी है। तो आप इस बदलाव को तो कम से कम एक्सेप्ट करें कि पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात है वो पहले के मुकाबले में बड़े तब्दील है। कर्नल जेके सिंह जी जवाब दीजिएगा आप। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि उनको सजा हुई है, लेकिन ये कैसी सजा है कि उनका घर
लाहौर में सैटेलाइट इमेज कुछ ही दिन पहले दिखाया गया और शहर के बीचों बीच उनका लोकेशन दिखाया गया है, उनके घर का लोकेशन। वे जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उन्हें सरकारी तौर पर सुरक्षा दी जाती है। वे जब एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं तो कई बार सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। और इससे पहले जो टेररिस्ट कैंप की बात हो रही थी, मैं थोड़े समय के लिए टेक्निकली आउट हो गया था, उसके बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अमूमन जो उस इलाके में टेररिस्ट कैंप है, जो लॉन्च पैड है, वो बॉर्डर के एक रात पहले तक का जो डिस्टेंस है वो करीब 30 से 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर के अंदर अंदर में वहां पर ये लोकेट किए जाते हैं। और जितने भी टेररिस्ट कैंप है वो तकरीबन पानी के सोर्स के नजदीक होते हैं। तो वहां पे जो स्ट्रीम्स बह रही होती हैं उसके एक साइड पे होते हैं। इनको थोड़ा ट्रेनिंग के लिए एरिया चाहिए होता है, छोटा सा एरिया, जहां पर वो वेपन ट्रेनिंग और बाकी चीजें कर सकते हैं। किसी किसी कैंप में ऐसा माना गया है कि वहां पे कुछ छोटे मोटे ऑब्स्टिकल कोर्सेज भी लगाए गए हैं, लेकिन अमूमन जैसे ही लड़ाई होती है वैसे उस जगह को खाली कर देंगे। और अब अगर आप उस टेररिस्ट कैंप पर किसी तरह से लोगों को हताहत करने की कोशिश करेंगे तो वहां दहशतगर्द नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहां सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर है। आज की डेट में अगर टेररिस्ट का सही डेफिनेशन आप सोचें तो टेररिस्ट सिर्फ वो नहीं है जो सामने हथियार लेकर के पहलगाम में आतंक फैला रहा है जी। ये किसी टेरिटरी का हिस्सा नहीं है, वो उसके आका हैं, उनके प्लानर्स हैं, उनके जिन लोगों ने साजिश की है वो भी टेररिस्ट तंत्र के मुख्य हिस्सा है। जमीर अली देतो साहब, सुना आपने जेके सिंह साहब को? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि वो लोग जिन्होंने हथियार उठाकर वहां पर बेगुनाह लोगों को मारा है, और वो लोग जो इसके हैंडलर्स हैं या जो उनके प्रोमोटर्स हैं, वो सारे के सारे टेररिस्ट हैं। लेकिन इसका फैसला होगा कब? इसका फैसला उस वक्त होगा जब आप इस वक्त जज्बात से थोड़ा सा बाहर निकले और पाकिस्तान ने जो आपको ऑफर किया है कि आप इसकी मुश्तरका इन्वेस्टिगेशन करवा लें, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, ये बताइए, पठानकोट में आपको बुलाया गया था ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन के लिए, आईएसआई के एक अधिकारी को उसमें आपने टीम में शामिल कर लिया था, सबूत तो तब भी दिए गए थे, सबूत तो 26/11 में भी दिए गए थे। आप सबूतों को मानते हैं आप लोग? देखिए, हम बिल्कुल सबूतों को मानते हैं, लेकिन अगर हम ना भी माने तो जब आप इसको इंटरनेशनल फोरम्स पे ले जाएंगे तो वहां उसकी कोई ना कोई एक हल तो निकलेगा ना। देखिए, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भी इंटरनेशनल फोरम वो सिर्फ पाकिस्तान के कहने पे आपके खिलाफ फैसला दे देगा। आप हैं, हम अपने सबूत वहां रखेंगे, आप अपने सबूत रखेंगे, फैसला हो जाएगा। नहीं, इंटरनेशनल फोरम में लेके जाने की जरूरत क्या है? हम इतने कैपेबल है कि आपसे निपट सके, हमें तीसरे आदमी की जरूरत नहीं है। नहीं, आप उस तरफ जब जाएंगे तो ये फिर इल्जाम दर इल्जाम ही रहेगा। मेरा ख्याल है कि आप थोड़ा सा कुर्बानी दे, थोड़ी सी अपनी बर्दाश्त को और बढ़ाएं और इसको इंटरनेशनल, ताकि एक और आतंकवादी हमला हो जाए, थोड़ा सा और बर्दाश्त बढ़ा ले हम लोग। नहीं, आपके ऊपर कोई आतंकवादी हमला नहीं होगा, लेकिन इसके कम से कम जो मुख्य किरदार है वो सामने आ जाएंगे तो उससे हमें भी तसल्ली हो जाएगी, क्योंकि हम ये समझते हैं कि वो सारे के सारे लोग जो किसी भी जगह बेगुनाहों को मारते वो दहशतगर्द हैं। अब हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो ताकि जो असल किरदार है वो सामने आ जाए। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि अगर आपके अंदर भी कोई गद्दार मौजूद है तो वो आपके नहीं, उन गद्दारों को ढूंढा जा रहा है और आप ये तय मान के चलिए कि उन गद्दारों को चुन चुन के मारा जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे अपनी फौज पर पूरा भरोसा है, एक भी नहीं बचेगा। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो बेगुनाह मारे जाते और जो असल गद्दे वो बच जाते। क्योंकि हमारा बड़ा एक अरसे से इसका तजुर्बा है कि जो अंदर छुपे हुए जो होते हैं ना, जिनको आप आस्तीन का सांप कहते हो, वो आस्तीन के सांप हमारे अंदर भी मौजूद है और आपके अंदर भी मौजूद है। आपके अंदर है वो मुनीर नाम का, मुनीर से बच जाइए भाई साहब, मैं सही बता रहा हूं, नहीं तो मुनीर तो पूरा मुल्क है वो आपका खत्म कर देगा। हाफिज साहब तो हमारे आर्मी चीफ है, लेकिन मैं उन गद्दारों की बात कर रहा हूं जो एक गलत फैसला, एक गलत मुल्क का फैसला किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का या किसी भी सेनाध्यक्ष का वो पूरे मुल्क को कैसे में मिट्टी में मिला सकता है, इसकी बानगी आपने यूक्रेन में देखी। जेलेंस्की का एक फैसला पूरे मुल्क को बर्बाद कर चुका है। ठीक उसी तरह मुनीर का ये कदम, पहलगाम में हमला, ये पाकिस्तान पर भारी पड़ा है।
देखिए, पहलगाम पर हमले के लिए हम कन्विंस हैं कि उसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम सारा ये है कि आप उससे थोड़ा सा बाहर तो निकलकर ये लोग उसकी कौन है, इन्वेस्टिगेशन की कौन तरफ है जमीर जाएंगे। भाई, ये लोग कौन है? आपके एक्स ऑफिसर्स ये कहां से आए हैं? इनको किसने हायर किया? आपको क्या लगता है किसने हायर किया होगा? देखिए, अगर वो कहीं पाकिस्तान में पैदा हुआ है तो इससे कतई तौर पर ये नहीं होगा कि वो पाकिस्तान में involved है, क्योंकि पाकिस्तान में जितने हमले हुए हैं उसमें 80% से ज्यादा वो है जो पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। अब वो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं, पाकिस्तानी फोर्सेस पे हमले करते हैं। अब इसका मतलब तो ये नहीं हुआ ना कि पाकिस्तानी वो नहीं है। देखिए, अगर वो किसी जगह पैदा हुआ है, अब वो हमारे किसी दुश्मन के हाथ में खिलौना बन गया है, वो कल को हिंदुस्तान में करेगा, तो इसमें पाकिस्तान का तो नहीं होता। देखिए, वो पे हमला किया था अफगान ने, वो पहले पाकिस्तानी फौज का सिपाही था, बाद में उसने हमला कर दिया, तो इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, वो पाकिस्तानी, अगर आप वो पाकिस्तान का हिस्सा था, ये देखिए, इसको आपको थोड़ा सा डीप पे जाकर उसको यकीनी तौर पे इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। और त्यागी साहब तो मेरा जेके सिंह जी, मैं आता हूं त्यागी जी, जेके सिंह जी के पास आना चाहूंगा। जेके सिंह जी वही पुरानी, वही डपली, वही राग कह रहे कि ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करा लो। मैं आता हूं, जा रहे जेके सिंह जी को सुन ले, क्योंकि आप काफी, आपकी तरफ से क्या बयानबाजी नहीं हुई। आपके राज्यपाल जो है, वो राजदूत जो हैं यूए वहां पर रूस में बैठ के कहते हैं कि एटम बम मार दो। आप कहते हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन से वॉर कर देंगे। अरे भाई, हमने चूड़ियां थोड़ी ना पहनी हुई है, या हमारे मुल्क ने कि हमारे पास एंटी डिफेंस सिस्टम नहीं है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। एक तो आप दहशतगर्दी भी फैलाएं, ऊपर से आप ये कहें कि हम न्यूक्लियर वेपन भी मार देंगे। क्यों जेके सिंह साहब? बहुत सही। और आपके पास इतिहास साक्षी है कि पहले तो पठानकोट, और पठानकोट तो इन्वेस्टिगेशन का मामला था, लेकिन उससे पहले जब कसाब जिंदा था उस समय तो और कुछ पूछने की जरूरत नहीं थी। हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी क्या, वहां तो हिंदी, उर्दू और फारसी सब कुछ सामने था। बावजूद इसके कोई भी मानने को तैयार ही नहीं था कि पाकिस्तान का इसमें कोई हाथ है। अभी भी जो यह घटना हुई है, वहां पर जो टेररिस्ट हैं उन टेररिस्ट के नाम नजर आते हैं। बाकी लोग तो माने या ना माने, मैं तो सैनिक हूं, मैं तो जम्मू कश्मीर में रहा हूं, कई एक आतंकवादी के खिलाफ ऑपरेशन किए हैं। हमने अपनी आंखों से, अपने हाथों से पाकिस्तानी टेररिस्ट को देखा है, उससे बातचीत की है और उसके बारे में चीजों को समझा है। और उसने कहा कि हम तो इसलिए इस तरफ आ गए क्योंकि हमें एक वीडियो दिखाया गया कि हिंदुस्तानी सेना बहुत जुल्म कर रही है, इस्लाम खतरे में है। लेकिन जब वो यहाँ आया तो मैंने उससे पूछा कि तुमने ऐसा कुछ देखा, तो उसने कहा नहीं देखा, पर अब मैं वापस नहीं जा सकता हूँ। मेरा टेन्योर 2 साल का दिया गया था और मुझे बताया गया था कि 50,000 रुपए हमारे घर परिवार को मिलेगा। तो अगर इस तरह का टेन्योर काटने के लिए आप वहां से भेज रहे हैं, तो हम एक ऑपरेशन में 6 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मैंने अपने हाथ से पकड़ा है। इसलिए मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूं कि इसमें पाकिस्तानी फुटप्रिंट नहीं है, जो मैंने खुद देखा है, खुद महसूस किया है, खुद बातचीत की है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि इस चीज को बंद करना चाहिए, क्योंकि अब ये नया भारत है। अब ये नया भारत है, नई सरकार है, नई सेना है, नया अप्रोच है, नया संकल्प है। अब जो कि इतना चीज समझ ले कि जो भी अब कोई ऐसी हरकत करेगा तो उसको तोड़ता कोई सैन्य वीर होगा, और इस बार परिणाम बहुत ही गंभीर होगा। इस बार हमारे प्रहार का मार्ग वायु, थल और जल होगा, और पाकिस्तान का ना आज होगा ना कल होगा। और इसलिए अब अगर कोई दुस्साहस किया तो वह पूरी तरह से पिट जाएगा और पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। एक बार टीपी त्यागी जी से कमेंट ले लूं, उसके बाद मैं जमीर जी आपके पास आऊंगा। टीपी त्यागी जी। सर देखिए, और भी बहुत रास्ते हैं। वो बेदर्दी से सर काटे तो मैं कहूं उनसे, हुजूर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। आपको हलाल बहुत पसंद है जमीर साहब, इसलिए अब चेनाब में भी और झेलम में भी, दोनों में जो बांध के गेट्स हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता नीचे किया जा रहा है। आप समझ गए होंगे ना, आहिस्ता आहिस्ता उनको डाउन किया जा रहा है, जिससे आपके यहाँ पानी का फ्लो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। यानी कि
एक हलाल के तरीके से। बहुत मुमकिन है कि आपको 2-4 रोज में ये बात समझ में आ जाएगी और आप अपने स्टैंड को बदल लेंगे। एक बात। दूसरी बात, अगर कल को लड़ाई होती है तो आप जो ये कहते हैं कि साहब हमको तो टर्की से मदद मिलेगी, हमको तो चाइना से मदद मिलेगी, सऊदी अरबिया ने तो ये कह दिया कि अगर आपके लिंक आईएसआई का हाथ इसमें पाया जाता है तो मुझे आप भूल जाइए, मैं आपके साथ नहीं हूँ। और यूएई ने डिप्लोमेटिक भाषा में आपको अंगूठा दिखा दिया। टर्की ने कुछ सामान भेजा है, जो 6 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भेजे हैं कार्गो के, उसमें कुछ सामान आया होगा, मैं जानता नहीं कि वो कुछ क्या सामान आया होगा। हाँ, चाइना की बात जरूर है कि उसको PL-15 100 मिसाइल भेजी है। एक तो मैं ये बता दूं कि इस मुगालते में ना रहे कि ये मिसाइल राफेल को ध्वस्त कर पाएगी। ये एयर टू एयर मिसाइल है, ठीक है, ये ताकतवर है, ठीक है, बियॉन्ड द विजुअल रेंज है, ठीक है, मैक 5 की स्पीड पे चलती है, ठीक है, लेकिन ये राफेल और सुखोई के कॉम्बिनेशन को नहीं भेज पाएगी। और दूसरा S-400 जो सिस्टम है, वो S-400 सिस्टम वहां पहुंचने से पहले ही इस मिसाइल को डील कर लेगा। और एक फाइनल बात, चाइना थोड़ा बहुत आपको मदद करेगा मगर वो भारत के खिलाफ जा नहीं सकता। आज आप इस बात को सैद्धांतिक रूप में समझ लें। जब पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट चाइना के प्रेसिडेंट शी से मिलने बीजिंग गए थे तो उन्होंने कहा था वी आर एंटरिंग इनटू ए न्यू इरा ऑफ पार्टनरशिप। एग्जैक्टली वर्बेटम इसका मतलब क्या था? ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इसकी वानगी देखने को मिली जब ब्रिक्स समिट हुई रशिया के कतार में। और उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को एस्टेब्लिश करने के लिए रशिया ने चाइना पर प्रेशर डाला और कहा कि भारत को अपने साथ रखना है, भारत के साथ जो तुम्हारे बॉर्डर डिस्प्यूट है उन्हें आज के आज डाइल्यूट। 24 घंटे पहले डेप्चांग और डेमचौक का जो बॉर्डर डिस्प्यूट हमारा रह गया था उसको डाइल्यूट किया गया या यूं कहो खत्म किया गया। यानी कि अगर कल को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर होता है तो बगैर भारत के वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की पहली लाइन ऑफ लीडरशिप बन ही नहीं सकती। मींस चाइना 100% भारत के खिलाफ नहीं हो सकता, अमेरिका हो सकता है। क्योंकि अमेरिका के लिए आप यानी कि पाकिस्तान एक नेशन नहीं है, पाकिस्तान उनके लिए साउथ एशिया में एक वेपन है। अगर उन्हें अल जवारी को मारना पड़ता है तो अपना बेस कहाँ बनाते हैं? भारत में थोड़ी बनाते हैं। भारत ने तो क्वेड में शामिल होने के बाद भी ये कह दिया कि हम इसे मिलिट्री अलायंस नहीं बनने देंगे। वी विल नॉट गिव एनी एयर बेस टू अमेरिका इन इंडिया। तो कौन देता है? पाकिस्तान देता है। तो पाकिस्तान के भौगोलिक स्थिति को देखते हुए साउथ एशिया में जब तक कोई अल्टरनेटिव नहीं मिलता है तब तक अमेरिका आपको टुकड़े डालता रहेगा। लेकिन चाइना से अब आप ज्यादा उम्मीद ना रखें। चाइना से बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा जमीर साहब। लेकिन अब तो प्रोग्राम खत्म होने वाला है, मैं 3-4 मिनट बचे होंगे। बता दीजिए ना कितने समय के लिए आपके पास एनिमेशन जो है वो बची हुई है, गोला बारूद बची हुई है। ये चीजें अभी तक आपने बताई नहीं, कम से कम प्रोग्राम के आखिरी में बता दीजिए, दर्शक इंतजार कर रहे होंगे जानने के लिए आपसे। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था, एक तो हम चाइना, अमेरिका या किसी और के आश्रय पे नहीं है। दूसरी बात ये कि जो मैंने आपको बताया था कि अगर हम ये हल्की फुल्की जंग लड़ते हैं तो इसके हिसाब से तो हम आपके साथ सालों जंग लड़ सकते हैं, लेकिन ये जंग हल्की फुल्की होगी नहीं। इसलिए मेरी बहरहाल ये दुआ है अपने शहरियों के लिए भी और भारत में रहने वाले अपने बहन भाइयों के लिए भी कि अल्लाह करे कि हम जंग की तरफ ना जाएं। जिन लोगों ने ये 2 नंबरी की है, जिन लोगों ने ये लोगों को शहीद किया है, दहशतगर्दी की है, अल्लाह करे कि वो सारे के सारे पकड़े जाएं। उनको आप फांसी दे दें, उनको सरेआम गोली मार दें। अच्छा जमीर भाई, ये अच्छा चलिए, आप ये तो नहीं मानेंगे, ये मान लीजिए ना कि असीम मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान की फौज में ही असंतोष है, ये मान लीजिए। अब इसमें तो कोई वो नहीं है ना कि इसमें मानने में क्या गुरेज है, जो सच्चाई है। मैं कभी भी अपने हक या उसकी बात नहीं करता। ये त्यागी साहब मुझे बड़े अरसे से जानते हैं कि मैं हमेशा से सच ही बोलता हूँ।
देखिए, फौज के अंदर वाले हवाले से जो खबरें आ रही हैं, इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि ये इसके लिए एक सोशल मीडिया पे बना हुआ एक 2 नंबर किस्म का एक कम्युनिटी है जो हमेशा से ऐसी चीजें बाहर लाती है जिसको ज्यादा लोग देखते हैं और उसके नतीजे में उनके व्यूज बढ़ते हैं। इसके अलावा कोई नहीं है, क्योंकि फोर्सेस के अंदर एक अपना डेकोरम होता है, अपनी एक डिसिप्लिन होती है। ये इस तरह की खबरों में कोई सदाकत नहीं है, इस तरह सिर्फ ऐसी एक कर्नल त्यागी जी, आपने सुना, कह रहे हैं कि इस तरह की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। आपके मित्र जमीर अली देहतो साहब, मैं कहता हूँ सदाकत हो। आपने कहा ना सदाकत नहीं है, मैं कह रहा हूँ सदाकत हो तो चले आते हैं खुद पे खुद दिल खिंचे, हकीकत खुद को मनवा लेती है, मानी नहीं जाती। क्या डिजर्शन नहीं हुआ आर्मी में? ना करो आप। क्या क्या ऐसा नहीं हुआ कि आपने पीओके के 1000 मदरसे खाली कराए? क्या आपने वहां पे युद्ध के सायरन नहीं लगाए? क्या आपने वहां के होटल और बैंकेट हॉल में रात को लाइट बंद नहीं कराई और उनको खाली करा के अपने सेना के अड्डे वहां पर नहीं इकट्ठा किए? क्या आपने 45,000 सिपाहियों को सिविल कपड़ों में लाइन ऑफ कंट्रोल पे तैनात नहीं किया? जमीर अली देहतो साहब जवाब दीजिए, समय की कमी है। तो जवाब दे। तो फिर कौन सी सदाकत? आपने कहा ना सदाकत की बात करो, मैंने आपको बता दी सदाकत क्या होती है। त्यागी साहब, मैंने पहले कह दिया था कि लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब रहने वाले जो ज्यादातर गांव थे और वहां पर जो आबाद मदरसे उनको वहां से हटाया गया। ये तो बात पहले कह चुका हूं। आप भी वही वाली बात कह रहे हैं ना कि वहां से मदरसे आपने हटाया। मैं तो कह रहा हूँ कि हमने वहां जो यही वो ट्रेनिंग कैंप के अड्डे हैं जिनको आप मदरसा कह रहे हैं, जहां जिनका मेन काम होना चाहिए कि बच्चों को तालीम दे, तालीम की जगह हथियार देते हैं। आखिरी कमेंट जनरल जेके सिंह जी आपसे लेना चाहूंगा। हाँ, मैं यही कहना चाहूंगा कि जब भारत ने तेजस उड़ाया तो पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब ब्रह्मोस तैनात किया तो पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र को ईमेल किया, और अब जब हम लड़ाई करने के लिए पूरी तरह से आगे बढ़ रहे हैं तो अब आधी पाकिस्तान ट्विटर पर शांति की अपील कर रही है। हम शांति चाहेंगे, लेकिन कभी भी अगर हमारे राष्ट्र की अस्मिता पर आघात होगा तो हम शांति नहीं, हमें अपना हक चाहिए और हम युद्ध पर आमादा होंगे और आक्रमण करेंगे और नामो निशान मिटा देंगे। और हर तरफ से करेंगे, चाहे डिप्लोमेटिक हो, चाहे सोशल मीडिया हो, या फिर सेना के जरिए हो। क्यों जेके सिंह साहब? बिल्कुल बिल्कुल, हर तरफ से, जल से। और ये भारत की सबसे बड़ी रवानी, भारत की है सबसे बड़ी रवानी, आग के संग आग बन, पानी के संग पानी। इसीलिए बहुत ही खूबसूरत। जमीर भाई, आखिरी आपसे कमेंट। देखें, मैं हमारे दोनों सीनियर दोस्त, अब ये दोनों क्योंकि आर्मी से रहे हैं, मैं आर्मी को बड़े अरसे से कवर करता रहा हूं जी, तो मैं आखिरी भी इसी दुआ के साथ करूंगा कि अल्लाह ना करे कि कभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कोई जंग बने, बल्कि मैं चाहता हूं कि अल्लाह करे कि ये जो चाहे वो आपकी तरफ है चाहे हमारी तरफ है, जहां जहां पे भी ये दहशतगर्दों का एक मुसीबत है, उससे हमारी जान छूटे, ताकि दोनों देश रहकर एक दूसरे की या तो सपोर्ट करे, चलो सपोर्ट नहीं करते तो। हालांकि जमीर भाई, ये काम पाकिस्तान पहले ही कर सकता था। दहशतगर्दों का समर्थन और दहशतगर्दों को पैदा करना बंद करता तो शायद इस तरह के हालात नहीं होते। शायद इस तरह के हालात में सिंधु जल समझौता को सस्पेंड नहीं करना पड़ता, इस तरह की स्ट्राइक्स भारत की तरफ से नहीं करनी पड़ती, न इस तरह की तैयारियां पाकिस्तान की तरफ से करनी पड़ती। क्योंकि इसमें अगर किसी का नुकसान होगा तो वो आवाम का होगा, और वो पाकिस्तानी आवाम का होगा जिसमें उनकी कोई भागीदारी नहीं है। फैसले ऊपर वाले लेते हैं, खामियाजा आवाम को भुगतना पड़ता है। आप तीनों खास मेहमानों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। कर्नल टीपी त्यागी जी, जमीर अली देहतो साहब और सिंह साहब, आपका